नमस्कार विद्यार्थियों। सोशलॉजी विद्रुत दीक्षित में आज आपके साथ में बीए द्वितीय वर्ष में जो नया पाठ्यक्रम आया एनईपी के तहत इसका जो दूसरा पेपर है सामाजिक परिवर्तन और विकास, उसकी दूसरी यूनिट पे भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर चर्चा करूंगा। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करूंगा। संस्कृतिकरण के जनक संस्कृताइजेशन की जो प्रक्रिया की बात की है वो एम.एन. श्रीनिवास ने की। इनकी किताब है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ये राजकमल प्रकाशन की है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन एम.एन. श्रीनिवास की। इन्होंने अपनी प्रक्रियाओं भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही संक्षेप में और काफी सारगर्भित लिखा। संस्कृतिकरण को समझाते हुए कहते हैं आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत ही विस्तृत और जटिल है। इसको ठीक ठीक समझने के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कानूनी, राजनीतिक, शिक्षा, धर्म, जनांकी, समाज विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से अध्येताओं के दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता है। ये एम.एन. श्रीनिवास कह रहे हैं, उन्हीं की किताब का मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है। संस्कृतिकरण एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो भारत के विभिन्न भागों के हिंदुओं के बीच व्यापक रूप में पाई जाती है। वो कहते हैं अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने बताया कि यह भील और ओरांव जैसी जनजाति समूह में भी सक्रिय है। देश के विभिन्न भागों में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ठीक से समझने की आवश्यकता पे आपने जोर दिया है। एम.एन. श्रीनिवास जी ने अपनी किताब में लिखा है सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए अब भी जरूरी है, उपयोगी है या किस हद तक उपयोगी हैं, ये सब बातें पता करना बहुत जरूरी है। 1963 की रविन्द्रनाथ ठाकुर स्मारक भाषण माला में उनने जो लेक्चर दिया था उसी को वो किताब में पब्लिश हुआ है, राजकमल प्रकाशन ने। वो कहते हैं संस्कृतिकरण पर विचार करने से पहले हमें देखना होगा कि वर्ण की प्रभावशाली अवधारणा ने परंपरा प्रधान या अंग्रेज पूर्व युग में जाति के गतिशील पक्षों को सचमुच गौड़ बना दिया था। वो कहते हैं ये अवधारणा भी जाति के कुछ पक्षों को समझने के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत में व्यापक सोपान संगठन मौजूद हैं जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भिन्नताएं हैं। वर्ण 4 हैं, अगर हरिजनों को भी शामिल किया जाए शब्द अंतज तो 5 हैं। सोपान स्पष्ट हैं और सभी अटल हैं। निसंदेह जाति इस अर्थ में एक भारत व्यापी घटना है। हर स्थान पे ऐसे अनुवांशिक अंतर्गामी समूह है जिनका अपना अपना सोपान बना हुआ है। उनमें से प्रत्येक समूह एक या दो धंधों से पारस्परिक संबंधित होता है। हर जगह ब्राह्मण हैं, अछूत हैं, किसान हैं, दस्तकार हैं, व्यापारी हैं और सेवक जाति हैं। ये श्रीनिवास जी ने अपनी किताब में लिखा है, उसी किताब से मैं कोट कर रहा हूँ। जातियों के बीच संबंध को कहते हैं अनिवार्यतः पवित्रता और अपवित्रता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जातियों के बीच के संबंध संसार, कर्म, धर्म जैसे कुछ हिंदू धर्मशास्त्री प्रत्यय जाति प्रथा में बने हुए हैं, लेकिन इनमें सर्वव्यापी कौन है ये स्पष्ट नहीं। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं संस्कृतिकरण को विश्लेषित करते हुए संस्कृतिकरण वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीची हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तन के बाद वह जाति परंपरा से स्थानीय समाज द्वारा सोपान में जो स्थान उसे मिला हुआ उसमें ऊंचा स्थान पाने का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ी तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कभी कभी कोई जाति ऐसे स्थान की मांग करने लगती है जो उसके सोपानी पड़ोसी मानने को तैयार नहीं होते, उसके पड़ोसी नहीं मानते उसके सोपान के कि उसको वो मांग कर रही कि हमको ये स्थान दिया जाए, लेकिन पड़ोसी तैयार नहीं होते। याचित और स्वीकृत प्रतिष्ठा के बीच इस प्रकार का असामंजस्य न केवल मतामत के क्षेत्र में बल्कि संस्थागत व्यवहार के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी होना संभव है, ये श्रीनिवास ने कहा है। वो कहते हैं मैसूर में हरिजन जातियां दस्तकारों, लोहार, सुनार आदि के हाथ का बना खाना और पीने का पानी स्वीकार नहीं करती, जो निश्चय ही स्पृश्य जातियों में है और इसलिए हरिजनों से वो श्रेष्ठतर है, चाहे उनका विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का दावा भले ही ना माना जाए। इसी तरह किसान, ओकलिंगा और अन्य जैसे गडरिया, क्रुब, पार्क ब्राह्मण
का जो निश्चित ब्राह्मणों में शुमार होते हैं बना हुआ खाना और पानी नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं मुझे उत्तर कुर्ग में एक लिंगायत से बातचीत आज भी याद है। जब मैं अध्ययन कर रहा था लिंगायत से बातचीत आज भी याद है। कुर्ग वासियों को जंगली लोग कादूजन कहता था। वो कुर्ग वासियों को जंगली लोग कादूजन कहता था, जबकि कुर्गी जो है अपने सच्चे क्षत्रिय बल्कि आर्य होने का दावा करते हैं। ये श्रीनिवास ने लिखा है इसमें। सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ प्राय उसके परिणाम स्वरूप संबद्ध जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, ऊपर की ओर जाती है। और गतिशीलता संस्कृतिकरण के बिना भी या गतिशीलता के बिना संस्कृतिकरण भी संभव है, किंतु संस्कृतिकरण से संबद्ध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है। यह सब एक मूलतः अचल सोपान में जटिल घटित होता है और संभव है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन हिंदू जाति तक ही सीमित है नहीं, बल्कि जनजाति अर्ध जनजाति समूहों में भी होता है। पश्चिमी भारत के भील, राजस्थान गुजरात के भीलों में, मध्य भारत में गौड़ ओरांव, हिमालय की पहाड़ियों में जो जनजाति उनमें, परिणाम स्वरूप जिस जनजाति में संस्कृतिकरण होता है वह एक जाति और इसलिए हिंदू होने का दावा करने लगती है। अब उन्होंने बताया कि संस्कृतिकरण में ब्राह्मण के आदर्श पर अनावश्यक बल दे दिया गया। वो खुद कहते हैं, मैंने क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदर्शों की अपेक्षा कर दी इनकी उपेक्षा की है। वह ब्राह्मण आदर्श भी कन्नड़ तमिल तेलुगु ब्राह्मण से प्राप्त था, अन्य प्रदेशों की ब्राह्मण जातियों में नहीं। D.F. पोकाक ने ब्राह्मण आदर्श के साथ साथ एक क्षत्रिय आदर्श के भी मौजूद होने की ओर इशारा किया संस्कृतिकरण। ये कुछ उनकी जो किताब है इसमें आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ है। वो कहते हैं संस्कृतिकरण के ब्राह्मणीकरण और कुल मिलाकर शुद्धतावादी आदर्श को सर्वोपरि प्रधानता भारतीय समाज में रही है। मद्रा से भी मांसाहारी क्षत्रिय अन्य समूह अन्य आदर्शों से इसकी श्रेष्ठता निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। इसलिए सामिस भोजियों में मछली खाने वाले अपने आप को भेड़ बकरी का मांस खाने वालों से श्रेष्ठ समझते हैं। आप देखिए, जो मछली खाने वाले हैं सामिस में भी, उनमें भी एक हायरार्की है। जो भेड़ बकरी का मांस खाते हैं उनसे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। भेड़ बकरी का मांस खाने वाले मुर्गी या सुअर का मांस खाने वाले से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। सभी मांसाहारी परंपरा से मद्रासी भी नहीं होते। राजस्थान में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर नीची जातियों का वहां पे सच है। अर्थात संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसका काल लौकिक और कर्मकांडी स्थिति के बीच की खाई को कम करना है। लौकिक और कर्मकांडी जो है स्थिति की है उसकी खाई को मिटाना है, उसको कम करना है। जब किसी जाति या जाति के अंश को लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो साधारणतः वह उच्च स्थिति के पारंपरिक चिन्हों को भी प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे स्थानीय जातियों के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचार, विश्वास, जीवन शैली आदि। ये सारी चीजें इसमें आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन M.N. श्रीनिवास ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। M.N. श्रीनिवास की बात करेंगे अपन तो भारतीय विचारकों में M.N. श्रीनिवास का नाम समाजशास्त्री अवधारणाओं के लिए और प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही जाना जाता है। इनका पूरा नाम जो है M.N. श्रीनिवास का, ये भारत के हैं, दक्षिण भारत के हैं और इनकी कई किताबें हैं। मैसूर नरसिम्हा राव है। संस्कृतिकरण में इनकी एक परिभाषा है, संस्कृतिकरण का दिया बड़ा। इन्होंने मैसूर में कुर्ग जनजाति का अध्ययन किया था। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिससे उन्होंने कहा अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में इसको जाति की गतिशीलता के आधार पर प्रस्तुत किया है। पहले माना जाता था जाति एक बंद वर्ग है, कहते थे जाति एक बंद वर्ग है, लेकिन मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने कहा कि जाति व्यवस्था में किसी भी जाति के निर्धारित व्यवहार के तरीके, नियमों, व्यवसाय को छोड़ने या परिवर्तन की अनुमति तो नहीं दी जाती थी, लेकिन कालांतर में देखने को मिल रहा है भारतीय समाज के अध्ययन से कुर्ग जाति में। उन्होंने कहा व्यावहारिक रूप से जाति व्यवस्था कभी पूर्णतः बंद नहीं रही। जाति व्यवस्था में सदैव जातियां जाति के नियमों को हटाकर उनसे हटकर आचरण करती हैं, व्यवहार करती हैं और वर्तमान स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन का अध्ययन कर पाया। कुर्ग जाति के व्यक्ति ब्राह्मणों की जीवन शैली, सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए स्वयं मांसाहार, शराब, पशु बलि का विरोध करने लगे थे और इस विरोध का उनका मूल उद्देश्य अपनी जातिगत स्थिति में सुधार करके समाज में से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। कुर्ग जातियों की जो जीवन शैली है
उसमें आने वाले इस बदलाव को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके उन्होंने कहा कि नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जातियों द्वारा किसी भी दूसरी उच्च जाति की संस्कृति को कर्मकांडों का अनुकरण करके अपनी स्थिति ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात इस बदली प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण शब्द की जगह उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। और संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति के समान अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचार और जीवन पद्धति, जीवन शैली को बदलने लगता है। संस्कृतिकरण वास्तव में ऐसी प्रक्रिया है जो जाति संरचना में होने वाली गतिशीलता को स्पष्ट करती है। अब आपको मैं बताता हूँ, उसके हिसाब से देखें, मध्य प्रदेश में मंडला जिला है, यहाँ गोंड जो है, राजस्थान की भील जनजाति, असम मेघालय की जनजातियों ने हिंदू जीवन शैली को अपनाकर स्वयं को हिंदू घोषित कर दिया। वर्तमान में गोंड, थारू, भील स्वयं को ठाकुर अर्थात क्षत्रिय होने का दावा कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के रतलाम, गुजरात के भील, बारिया लोगों ने आजकल पाटीदार की तरह लाल चुनरी, प्रिंट की पगड़ी और तलवार रखकर स्वयं को क्षत्रिय ठाकुर घोषित कर लिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोहार, बढ़ई अर्थात विश्वकर्मा जाति के अधिकांश व्यक्ति जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण, शर्मा बताते हैं। अर्थात सिर्फ निम्न जातियां नहीं बल्कि जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी भी उच्च जाति के कर्मकांड, विश्वास, रीति रिवाज अपनाकर स्वयं को उच्च जाति समूह में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि ये प्रक्रिया निर्बाध नहीं है, बल्कि निम्न जाति समूह द्वारा उच्च जाति की सांस्कृतिक परंपराओं को अनुकरण करने पर प्रारंभ में उच्च जाति समूह द्वारा इसका विरोध होता है, लेकिन बाद में वो 2-4 पीढ़ी के बाद स्वीकार कर लेता है। जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, पाटन, मझौली, कटंगी, शाहपुरा, यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत से ब्राह्मण अपने आप को पटेल भी लिखते हैं, पचौरी भी लिखते हैं, गोटिया भी लिखते हैं। ये सब वो हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए कालांतर में 5-6 पीढ़ी पहले इनकी ये सब पटेल होते थे, ये कृषक होते थे, और धीरे धीरे ब्राह्मणों के साथ में रह रह के उनके आचरण को अपना के इन्होंने अपने रिश्तेदारियां करके, अपने कर्मकांड करके, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज ब्राह्मणों के अपना के ये ब्राह्मण हो गए। इसलिए यहाँ पे अधिकतर जो है इनके साथ जो वैवाहिक संबंध होते हैं, जो उत्तर भारत के ब्राह्मण हैं या नरसिंहपुर, गाड़ावाड़ा साइड के जो ब्राह्मण हैं, वो इनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं कहते। वो जब पूछते हैं 2-3 पीढ़ी की बात, तो वो कहते नहीं, आप हमारे वाले ब्राह्मण नहीं हैं, आप हमारे ब्राह्मण नहीं। तो ये जो ब्राह्मण हैं, ये अपने आप को सरयू पारी ब्राह्मण कह रहे हैं, और उनके साथ, इनके साथ भी ऐसा लगता है, हालांकि इसका कोई विधिवत अध्ययन नहीं हुआ, फिर भी इस पर अगर अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये वही थे जो बाद में, जो क्योंकि इनके सरनेम पटेल भी हैं, पचौरी भी हैं, और इनके संबंध जो हैं उतने ज़्यादा उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ न होने के कारण स्थानीय ब्राह्मणों से होने से ये ब्राह्मण के जैसे द्विज व्यवहार कर रहे हैं, उच्च जाति में आ गए, इनका पूरा रहन सहन, जीवन यापन ब्राह्मणों जैसा हो गया। तो ये एक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। अब इसकी विशेषताएं देखिए जो एम एन श्रीनिवास ने बताई। वो कहते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध निम्न जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति गतिशीलता को स्पष्ट करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध एक संपूर्ण समूह से है, एक से नहीं, पूरे संपूर्ण समूह से, ना कि व्यक्ति या परिवार से, अर्थात यह एक सामूहिक कलेक्टिव प्रोसेस है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित है, इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल चेंज से संबंधित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध सिर्फ सांस्कृतिक तत्वों के अनुकरण से है, आर्थिक या राजनीतिक नहीं, इसमें आर्थिक और राजनीतिक नहीं है, सिर्फ सांस्कृतिक तत्वों से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं कि खाली कुर्ग जनजाति में, ये सब जगह है, सार्वभौमिक प्रोसेस है। सांस्कृतिकरण की का अर्थ ब्राह्मणीकरण नहीं बल्कि इसके कई आदर्श हैं। योगेंद्र सिंह ने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा है। अर्थात इसके अंतर्गत एक निम्न जाति या छोटी जाति, पिछड़ी जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आशा के साथ अपनाती है कि उसे उस जाति में सम्मिलित कर लिया जाए। 9वीं जो विशेषता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। श्रीनिवास ने कहा, संस्कृतिकरण 2 वे प्रोसेस है, 2 तरफा है। योगेंद्र सिंह ने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया, आइडियोलॉजी बोरिंग प्रोसेस बताया।
आइडियोलॉजी बोरिंग मतलब विचारधारा को ग्रहण करने की प्रक्रिया बताएं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इसके जो स्रोत और कारक हैं संस्कृतिकरण के, सोर्स एंड फैक्टर्स आप संस्कृताइजेशन देखें, धार्मिक स्थल, संचार यातायात के साधन, राजनीति, शिक्षा, समाज सुधार आंदोलन, नवीन संविधान और कानून, औद्योगिकरण, ये सारी चीजें क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल जो हैं ये संस्कृतिकरण के प्रमुख स्रोत हैं। तीर्थ स्थान, मठ, पवित्र नदियाँ, धार्मिक सम्मेलन, भजन, हरि कथा, प्रवचन, कुंभ मेला, सत्यनारायण की कथा, भगवत पुराण, इतने संस्कृतिकरण में मदद की है क्योंकि उच्च जातियों द्वारा धार्मिक स्थलों वहाँ के क्रियाकलापों कर्मांड को महत्व दिए न कारण निम्न जातियां भी इसका अनुकरण करती हैं। इसलिए देखिए जबलपुर शहर उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 3-4 दशकों से भगवत पुराण हर घर में होने लगी है, हर गांव में होने लगी है, हर गांव में 2-2 3-3 हो रही, पहले कभी कभार होती थी और आजकल तो भगवत पुराण संगीत में होती है, उसमें सभी लोग रहते हैं और अधिकतर वही वर्ग कराता है, यादव, पटेल, कुर्मी, छत्री, ये लोग ज्यादा कराते हैं। धीरे धीरे ये संस्कृतिकरण को प्रभाव दे। संचार यातायात के साधन जो हैं इससे निम्न जातियों उच्च जातियों के संपर्क में आई, सांस्कृतिक उनके प्रतिमान अपना रही हैं। राजनीति भी एक प्रमुख कारण है जैसे वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी जाति विशेष के राजनीतिक दल राजनीति के माध्यम से अपने समूह को उच्च लाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा, समाज सुधार आंदोलन, नवीन संधान और ये सारी प्रक्रियाएं जो है कहीं ना कहीं हर जाति वर्ग को ऊपर लाने के लिए प्रयासरत है। इसके कारण अब देखिए निम्न जातियों की जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन हुआ, परिवर्तन काफी हुआ है। परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना अपन, ये संस्कृतिकरण के जो रिजल्ट हैं, परिणाम है, उसने निम्न जाति या पिछड़ी जातियों की जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन हुआ है। वो जन्म पर आधारित सामाजिक परिस्थिति में उनके बदलाव होने लगा है। संस्कृतिकरण के कारण भारत की प्राचीन परंपरागत जाति व्यवस्था के कठोर नियमों में शिथिलता आने लगी है। खान पान के प्रतिबंध, छुआछूत तो समाप्त हो गए, खान पान में अब उतने प्रतिबंध नहीं रहे, व्यावसायिक प्रतिबंध भी समाप्त हो गए, छुआछूत तो समाप्त हो गई। संस्कृति के कारण स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि हुई। संस्कृति के कारण निम्न जाति की स्थिति में पद मूलक पोजिशनल चेंज के कारण समाज में इनको प्रतिष्ठा मिलने लगी है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक परिणाम यह भी परिलक्षित हुआ है कि समाज में अनुपयोगी कर्मकांड, व्यवहार, बाल विवाह, दहेज, अंधविश्वास आदि में जो थी वो समाप्त होने लगे, वो खत्म हो रहे हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति की बराबरी करने से समाज में अंतर जाति तनाव में वृद्धि जरूर हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश में जाति तनाव के कारण सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं। शक्तिकरण के संस्कृतिकरण का भी एक परिणाम है कि उच्च जाति तनाव की परिणति हो रही है। अगर 2004 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक आदिवासी महिला के साथ क्षत्रियों द्वारा किया गया सामूहिक बलात्कार ये हाल ही की घटना है। संस्कृतिकरण के कुछ घातक परिणामों में असंस्कृतिकरण भी है। इसमें उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के परंपरागत व्यवहार है, जैसे मांस, मदिरा सेवन, धार्मिक कार्यों से परहेज आदि करने लगे। फिर भी संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा है, समाज में बदलाव के लिए रहती है। इसके कुछ विद्वानों ने इसका विरोध भी किया है, कि आलोचना भी की है कि संस्कृतिकरण जो है श्रीनिवास के अनुसार एक, वो खुद भी कहते हैं, विषम और जटिल अवधारणा है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं स्पष्टता, सुनिश्चितता और तर्क संगतता का अभाव है, तथ्यों का विश्लेषण सिद्धांत निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है। DN मजूमदार कहते हैं संस्कृति की प्रक्रिया में सामाजिक गतिशीलता का स्वरूप वर्टिकल नहीं समतल है, हॉरिजेंटल है, उदर्ग नहीं समतल है। क्योंकि कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति किसी ब्राह्मण को आदर्श मानकर शाकाहारी भोजन और धार्मिक कर्मकांड करने लगे तो उसे इतने मात्र से ब्राह्मण नहीं कह सकते, जबकि श्रीनिवास का कहना गलत है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उदरगतिशीलता है। समाजशास्त्री कुप्पू स्वामी ने भी कहा है, कोई नवीन अवधारणा नहीं है बल्कि संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की प्रक्रिया का एक संशोधित स्वरूप है। लेकिन इतनी आलोचना के बाद भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आज भी चल रही है, क्योंकि भारत के छोटे से कुर्ग के अध्ययन से जो हुआ था उसी आधार पर जाति व्यवस्था में होने वाले पद मूलक अध्ययन को हम समझ सकते हैं, परिवर्तन को समझ सकते हैं। डॉक्टर मजूमदार भी कहते हैं श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण प्रक्रिया द्वारा हम किन किन बातों को प्रकट करते हैं, और उसके बाद भी ये आज उन्होंने काफ़ी पहले दी थी, 1952 में इनकी स्टडी हुई थी, काफ़ी पहले उन्होंने करा था MN श्रीनिवास ने। 1942 में मैरिज एंड फैमिली इनकी किताब प्रकाशित हुई, उसी के बाद इनकी ये किताब आई थी। और उसके बाद भी देखिए
आज करीब 70 साल हो रहे हैं। तो चामू इनका, ये मित्र इनको चामू बोलते थे। जो मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास की जो अवधारणा है सामाजिक परिवर्तन की, ये आज भी महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको सभी जगह मानते हैं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इस पे काम होते हैं, और कहीं न कहीं ये एक सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख प्रक्रिया है। तो आपको ये अध्ययन के लिए कैसा लगा? आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में अपने पॉइंट कहिए, और जैसा चाहेंगे इसमें जो बदलाव हैं, अगर आपको लगता है आप अपने क्षेत्र में भी अध्ययन करें तो आपको स्पष्ट होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दैट यू, कल आपको नए विषय पर चर्चा